नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी चैनल में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी तो हम कवर ही कर रहे हैं और बाकी सीयूईटी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी बीच बीच में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो प्लीज लेक्चर देखने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार आप चेक कर लें और आपको अंदाजा लग जाएगी कि आज कौन कौन सी चीजें कवर हुई हैं। कल हम लोगों ने जो देखा था वो यूनिटी को लेकर देखा था और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि यूनिटी तो लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ हो ही चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जितनी भी चीजें यूज की जा रही थी उन सिंबल्स को, ठीक है, एक दमनकारी सिंबल्स के रूप में देखा जा रहा था, ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा था। तो आज का टॉपिक यही है, अगेंस्ट द सिंबल ऑफ द ऑपरेशन। अब ये सिंबल क्या क्या थे? देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि हाउ द रिवोल्टीज रिएक्टेड ऑन द अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो सिंबल थे ये सिंबल क्या थे? देखिए, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ब्रिटिश राज, जिसको फिरंगी राज भी कहा जाता था, इन्होंने क्या किया, एक के बाद एक एनेक्सेशन करना शुरू कर दिया था। यानी बड़ी बड़ी रियासतों को या तो सब्सिडी अलायंस के द्वारा ये एनेक्स कर लेते थे या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये एनेक्स कर लिया करते थे। अब क्या हुआ करता था कि जब एनेक्स कर लेते तो अपने मनमाने ढंग से नियम कानून बनाते थे। तो पहले जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनको सिंबल माना जाने लगा। जो रूल्स बनाएंगे तो आप आंसर में ये लिखेंगे कि जो रूल पहला जो ऑपरेशन का जो सिंबल था, जो उत्पीड़न का सिंबल था या एक्सप्लॉयटेशन का जो सिंबल था, वो ब्रिटिश के बनाए हुए रूल थे। अब इन रूल में अगर आप ज्यादा डीप में जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इनके द्वारा जो रेवेन्यू सेटलमेंट यूज किया गया। अगर खाली आपसे सिंबल पूछे जाते हैं तो रूल्स, पॉलिसीज, दूसरा रेवेन्यू पॉलिसीज, क्योंकि रेवेन्यू पॉलिसीज ने ही तो कहीं ना कहीं, रेवेन्यू सेटलमेंट ने या पॉलिसीज ने तो कहीं ना कहीं ये जो जमींदार थे, ये जो ताल्लुकदार थे, इन सारे लोगों का जीना दूभर कर दिया था। ठीक है, तो लोगों को इसी बात पर गुस्सा था कि इनकी जो रेवेन्यू सेटलमेंट है, इनका जो रेवेन्यू पॉलिसी है, उसमें चाहे बड़े किसान हो, चाहे छोटे किसान हो, चाहे जो है ताल्लुकदार हो, या जो है क्या कहते हैं, ऐसे सारे लोग जिनके पास एक्स्ट्रा स्किल है, कपड़े बुनते हैं, बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, ब्लैक स्मिथ हैं। क्योंकि एक जमाना ये था कि यूरोप में, चाहे वो पर्दों की बात करें, चाहे वो कपड़ों की बात करें, चाहे वो जो है बड़े बड़े थ्रोन्स की बात करें, ये सब इंडिया से ही इंपोर्ट किया जाता था। यानी यहाँ का जो आर्टिसन था, यहाँ की जो क्राफ्ट थी, लोगों की जो स्किल थी, वो विश्व में मानी जानी स्किल हुआ करती थी। लेकिन इन अंग्रेजों ने क्या किया? इन अंग्रेजों ने, आप देख सकते हैं कि एक तो जो जमीन है उस पर नए नियम बना के टैक्स बहुत हाई कर दिए। जो उस समय के आर्टिसन वगैरह थे, उनको वो जो बनाया करते थे उस पर टैक्स बहुत हाई कर दिए। तो लोगों ने अपना जो खानदानी पेशा था वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या करने लगे? मजदूरी करने लगे। तो एक तरफ से किसानों की रीढ़ तोड़ दी और दूसरी तरफ से ये जो आर्टिसंस थे, क्राफ्ट पर्सन थे, इनकी रीढ़ तोड़ दी। तो पॉलिसीज ऐसी घातक पॉलिसीज थी जिनको जो है लोग, अगर कोई नई पॉलिसी आया करती थी मार्केट में, तो लोगों को यही लगता था कि ओह, अब हुआ, नई तरीके से एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ। तो ये सिंपल हुआ करते थे। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि लोगों को ये यकीन होने लगा था कि जो जो पॉलिसीज हैं, अब इसमें नेक्स्ट जो पॉलिसी आप कहेंगे वो रिलीजियस पॉलिसी कहेंगे। ये ऑपरेसिव थी। क्यों ऑपरेसिव थी? हमने पहले पढ़ा कि जो है वेस्टर्न एजुकेशन के आने से क्या हुआ कि जो रीति रिवाज थे, हमारे यहाँ के जो कस्टम्स थे, या जैसे सती प्रथा हो गया, ये सारी चीजें जो हमारे सिस्टम में हुआ करती थी, लेकिन ये बुरी व्यवस्था थी, इनको नए नए नियमों से खत्म किया जाने लगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ा फियर था क्रिश्चियनिटी का। क्योंकि जब हमारी परंपराएं ही नहीं रहेंगी और दूसरे की परंपराएं हावी होने लगेंगी, तो जाहिर सी बात है हमारा धर्म संकट में आ जाएगा। और ऐसे समय में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इन सारे लोगों ने कहा, इन सारे लोगों ने ये सोचा कि अगर हम साथ नहीं रहे, ठीक है, साथ नहीं रहे, तो हमको हमारे धर्म से बेदखल कर दिया जाएगा और हमें क्या बना दिया जाएगा? ईसाई बना दिया जाएगा। तो अब जब क्रिश्चियन मिशनरी पढ़ाने आती थी, अंग्रेजी की शिक्षा देने आती थी, तो भी लोगों को यह भय रहता था कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज का जो मेन टारगेट है वो टारगेट ये है
कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दें। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई भी स्कीम निकली, कोई भी नई पॉलिसी निकली, लोगों को ये लगने लगता था कि क्या होगा, हमारी पुरानी रीतियों को खत्म करके नई रीतियां आ जाएंगी, और हमारी जितनी भी सिंबल जिस पर हमें प्राइड होता है, उन सारे सिंबल्स को तोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर यही सारी चीजें दिखाई पड़ती है, और सारे लोगों ने फिर मिलकर क्या किया कि हमें यूनिटी दिखानी है। किसके खिलाफ? ब्रिटिश राज के खिलाफ। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। तो क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आप इसी तरह से लिखेंगे कि ब्रिटिश की जो जितनी भी पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के चलते जो भी नए नियम आते थे, उन नियमों को एक ऑप्रेसिव या सप्रेसिव सिंबल्स के रूप में देखा जाता था। लोगों को डर लगने लगा था कि उनकी जो भी जिंदगी है उनको नरक बनाया जा रहा है। चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, वो गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। धर्म को परिवर्तन करने की बात की जा रही, पुरानी परंपराओं को रूढ़िवादी यानी ऑर्थोडॉक्स परंपरा कह के उसको खत्म करने की बात अंग्रेज करते हैं। तो ये सारी जितने भी सिंबल्स थे, इनको एक ऑपरेशन यानी जो है क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि एक्सप्लॉइटेशन का सिंबल देखा जाता था। ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश के यस मैन थे। इन जिस तरह से हमने पहले देखा कि बहुत सारे ताल्लुकदार हो गए, जमींदार हो गए, इन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे महाजन हो गए, साहूकार हो गए, मनी लेंडर हो गए, है ना। इन सारे लोगों को भी एक सिंबल के रूप में देखा जाता था, और ये सिंबल किस सिंबल के रूप में देखा जाता था कि भाई धोखेबाज लोग हैं। ठीक है। धोखेबाज लोग हैं। कैसे धोखेबाज लोग हैं? क्योंकि ये अपनी जेबें भर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को खुश रख रहे हैं। ठीक है। तो जब लोगों का गुस्सा फूटा, तो वो गुस्सा किनके ऊपर फूटा? ये जितने भी आपके जो है क्या कहते हैं साहूकार थे, इनके ऊपर फूटा। आप यहाँ देख सकते हैं, इन द विलेजेस दे बर्न्ड अकाउंट बुक्स एंड रैंसैक्ड मनी लेंडर्स हाउसेस। ठीक है। दिस रिफ्लेक्टेड एन अटेम्प्ट टू ओवरटर्न ट्रेडिशनल हायरार्कीज, रिबेल्स अगेंस्ट द ऑल ऑपरेशन। क्योंकि ये ब्रिटिश राज के साथ मिलकर काम करते थे। ठीक है। तो इनको भी एक ऑप्रेसिव सिंबल की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि ये एक्सप्लॉइटेशन तो बहुत करते थे। आपने देखा होगा कि जो है लास्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि 100 रुपए का प्रिंसिपल है, और जो है इन महाजनों ने साहूकारों ने क्या किया, 2,000 रुपए इंटरेस्ट लगा दिया। तो ये भी तो एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन का सिंबल थे। तो यहाँ पर जितने भी चाहे हिंदू मुसलमान हो, साधारण लोग हो, जमींदार हो, ठीक है, इन लोगों ने ब्रिटिश और ब्रिटिश के साथ देने वाले लोगों को एक ऐसा सिंबल समझा जो उनके लिए खतरा थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। अब क्या देखते हैं, क्रांति चल ही रही थी। क्रांति जब चल रही थी तो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, इन सारे इलाकों में जो ब्रिटिश रूल था ना, वो काफी कोलैप्स हो चुका था, यानी काफी कमजोर पड़ गया था। और यहाँ पर लोगों ने क्या किया, अपनी अल्टरनेटिव पावर ब्रिटेन के पास, ब्रिटिश पूरी तरह से राज कर रहे थे, ब्रिटिश राज ही कहा जा रहा था। लेकिन जहां जहां ब्रिटिश राज, ठीक है, वीक हो गया, वहां पर क्या हुआ, जो रिबेल्स थे, रिबेल्स ने क्या किया, अपनी सत्ता बना ली, अपना जो है क्या कहते पावर वहां पर स्टेब्लिश कर ली। तो कहा जाता था कि ये अल्टरनेटिव पावर है। किसका अल्टरनेटिव? मेन स्ट्रीम में कौन है? ब्रिटिश। लेकिन अल्टरनेटिव पावर किसके पास है? रिबेल्स के पास है, जो भारतीय लोग हैं। ये क्यों अल्टरनेटिव पावर शो करते थे या दिखाते थे? ये क्यों जो है कहते ब्रिटिश राज को खत्म करके अपनी सत्ता को जो है स्थापित करना चाहते थे? क्योंकि आपने पहले देखा, चाहे राजा हो चाहे नवाब हो, ये जनता कैसी भी रही हो या कितना भी जो है आप कह सकते हो कि दुखी करने वाला राजा रहा हो, जनता को परेशान करने वाला रहा हो, लेकिन फिर भी मुसीबत में वही राजा ही काम आता था। तो राजा या नवाब के लिए जो जनता थी, इसके मन में प्यार था, है ना। इसीलिए जब ब्रिटिश रूल कुछ जगहों पर कोलैप्स होने लगा, तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के पहले वाली जो दुनिया थी, मुगलों की जो दुनिया हुआ करती, नवाबों की दुनिया हुआ करती थी 18वीं सेंचुरी में, उसको फिर से रिस्टोर किया जाने लगा। और यही हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, कि यहाँ पर भाई जो मेन रिबेल लीडर हुआ करता था, है ना, उसको बना दिया गया हेड, उसके साथ बहुत सारे मंत्री बना दिए गए। तो पहले यही इम्पीरियलिस्टिक सिस्टम में यही हुआ करता था। राजा है, राजा के बहुत सारे मंत्री हैं जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, यही टैक्स भी वसूल रहे हैं, यही लॉ एंड ऑर्डर भी है, जो है क्या कहते हैं बनाए रख रहे हैं। ठीक है। तो पुरानी जो भी व्यवस्था थी भारत की, उस व्यवस्था को फिर से रिस्टोर किया गया, और उन्हीं व्यवस्थाओं को फिर क्या नाम दिया गया कि ये अल्टरनेटिव पावर है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पूरी तरह से लखनऊ, दिल्ली और कानपुर में ये अल्टरनेटिव पावर स्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, और इन पावर्स का जो सबसे बड़ा काम हुआ करता था, एक तो जहां पर ये एस्टेब्लिश हुई है वहां का लॉ एंड ऑर्डर इनको बरकरार रखना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा जो इनके लिए सबसे बड़ी, जो इनके लिए आप कह सकते हो कि जिम्मेदारी थी, जो इनका सबसे बड़ा मकसद था, वो मकसद ये था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स को काउंटर अटैक किया जाए। यानी ये योजनाएं बनाते थे, प्लानिंग करते थे। प्लानिंग क्या करते थे, एक तो हमें लोगों की व्यवस्था करनी, सुरक्षा करनी है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ कॉमन पर्सन। और दूसरा जो मेन इनका एम था, एम क्या था, प्लानिंग अगेंस्ट ब्रिटिश राज। ठीक है, तो ये सारी चीजें बनाया करती थी। इस तरह से पूरी व्यवस्था हुआ करती थी, और व्यवस्था के लिए जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये अपनी तरीके से टैक्स वैक्स, यानी इन्होंने फिर से जो है ताल्लुकदार और इन सारे लोगों को रिस्टोर करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो अल्टरनेट व्यवस्था थी, वो अल्टरनेट व्यवस्था किस तरह से आ रही थी। अब ये अल्टरनेट व्यवस्था लखनऊ की अगर हम बात करें, तो लखनऊ में सबसे देर तक ये लड़ाई चलती रही। तो लखनऊ में आप 1857 में हम देख रहे हैं जो क्रांति हुई, और बड़ी मुश्किल से 1858 तक इस क्रांति को जो है दबाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर अल्टरनेटिव पावर शुरू हो चुकी थी। ये इसलिए भी शुरू हो चुकी थी क्योंकि ब्रिटिश ये जानते थे कि हमारे सामने जो दुश्मन है, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ के राजा रजवाड़े नहीं है, बल्कि आम जनता है, कॉमन पीपल है। और कॉमन पीपल आपने पहले देखा किस तरह से सिपाहियों का साथ देते थे, किस तरह से अपने नेताओं का साथ देते थे, किस तरह से जो है क्या कहते हैं, लाठी डंडा जो कुछ भी है उसके साथ इन अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहते थे। तो आम आदमी के साथ ब्रिटिश की लड़ाई थी। अगर सिर्फ राजाओं के साथ होती तो भाई राजाओं की छोटी सेना, छोटे राजा हरा दिया जाते, लेकिन एक इन राजाओं को जो ये जन समर्थन प्राप्त था, ये ब्रिटिश अधिकारियों के लिए बहुत सिर में दर्द बन चुका था। अब विद्रोह तो हो चुका था, और ब्रिटिश ये कहा करते थे कि इनकी जो आर्मी है वो इनविंसिबल है, कोई नहीं जो है इसको हरा सकता है। तो और अच्छा, एक तरफ ये हो कहते थे कि हमारी आर्मी इनविंसिबल, और दूसरी तरफ धनाधन ब्रिटिश अधिकारी मरते जा रहे थे। लिहाजा नए कानून तो आएंगे, और नए कानून में जो सबसे बड़ी जो चीज थी, वो किस तरह से इस रिवोल्ट को रिप्रेस किया जाए, किस तरह से इस रिवोल्ट को दबाया जाए। ठीक है, तो दबाने के लिए क्या है, अब हमें बहुत सारे, अच्छा, ये जितनी भी पॉलिसीज वगैरह आ रही हैं हमें कहाँ से पता चली, देखिए हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। तो एविडेंसेस ये कहाँ से मिल रहे हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं जो आर्काइव्स हैं। ठीक है, बहुत सारी डायरीज हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं अकाउंट्स हैं। इन सारे लोगों ने जो लिखे, ये सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं लिखते थे, हमारे इंडियन इतिहासकार भी लिखा करते थे, आम लोग भी लिखा करते थे। तो उनसे हमें यह पता चल रहा है कि किसी भी तरह से ये जो रिवोल्ट है इसको दबाने के लिए अंग्रेजी सेना ने भी जो है अंग्रेजी हुकूमत ने भी बीड़ा कस लिया था। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत ने भी ये कह लिया, सोच लिया था कि अब हमें किसी ना किसी तरीके से इस जो है जंग को रोकना है, इस विद्रोह को रोकना है। लिहाजा मई जून की अगर हम बात करें, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, मार्शल लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ। अब इसमें जो छोटे से छोटा जो है क्या कहते हैं अधिकारी हुआ करता था ब्रिटेन का, उसको भी फुल पावर दे दी गई। फुल पावर दे दी गई किस तरह के, कि कोई भी इंडियन ऐसा जो ब्रिटेन राज के खिलाफ जो है कोई गतिविधि भी करता मिल गया, तो सीधे ना ही उसका ट्रायल करना है, सीधे क्या करना है, मौत का घाट उतार देना है, सजाए मौत, बिना जो है किसी कोर्ट के, बिना किसी जो है कि कितने मुकदमा चलाए हुए। ये छोटे से छोटे अंग्रेजों को जो है, गोरे लोगों को जो है ये पावर दे दी गई थी कि वो जहां मिले ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहा है, तुरंत उसको गोली मार दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त जो है रिप्रेसिव ऑपरेशन चल रहा था। ओके, एक चीज और, रिप्रेशन तो चल ही रहा था, दूसरी तरफ ब्रिटेन को इस रिवोल्ट को दबाने के लिए एक ट्रेंड आर्मी की जरूरत थी। स्पेशल लॉ तो बनाए जा रहे थे, लेकिन ब्रिटेन से एक ट्रेंड आर्मी और मंगाई गई, जिसको ये टास्क दिया गया कि पूरी तरह से रिवोल्ट का गला घोट दो, जितने भी नेता हैं पकड़ के जेल में डाल दो या उनको मार डालो। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहां पर हम यही देखते हैं कि जो साधारण लोग थे, साधारण लोगों को भी पूरी तरह से ताकत दे दी गई थी,
अब ताकत जो दे दी गई थी, तो ताकत दे दी गई, तो फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसा हुआ? इम्प्लीमेंटेशन इसके जो हो रहा था, वो ये हो रहा था कि लोग जिस तरह से, हमारे रिबेल्स जो थे, हमारे जो जो है कितने क्रांतिकारी भाई थे, उन्होंने दिल्ली को अपनी प्रेस्टीज इशू बना लिया था। यानी दिल्ली अगर हमारे हाथ में है, तो मतलब भारत हमारे हाथ में है। इसी तरह अंग्रेजों ने भी क्या किया? ब्रिटिश बिगेन टू टास्क सप्रेसिंग ऑफ रिवोल्ट। दे लाइक द रेबेल्स रिकॉग्नाइज द सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, जो नेता घोषित कर दिए कि थी, पूरी रिवोल्ट के जो है सबसे बड़े हेड घोषित कर दिए गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने भी कहा कि अच्छा बेटा, तुम जो है दिल्ली को अपना अपने कब्जे में कर रहे हो ना, यही दिल्ली जो तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ा सिंबल है ना, इसी सिंबल को तुम्हारे हाथ से हम छीनेंगे। और ये जो ट्रेंड आर्मी थी, इस ट्रेंड आर्मी ने एक प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की? कि दिल्ली पर तो हमें कूच करना ही है, दिल्ली को तो हमको जो है अटैक करना ही है। दूसरी तरह दो टू प्रोन्स्ड स्ट्रेटजी बनाई। क्या? एक तरफ से कलकत्ता की तरफ से हम जो है अटैक करेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ हम पंजाब की तरफ से अटैक करेंगे। और फाइनली एक इधर से अटैक हो रहा है, एक इधर से अटैक हो रहा है, तो जितने भी लोग हैं वो बीच में है, दो तरफा इनको मारेंगे हम। दो तरफा मार पड़ेगी इनको। अब दो तरफा मार पड़ेगी। अच्छा, ब्रिटिशर्स के पास पहले ही बड़े सारे संसाधन थे, ट्रेन बन ही चुकी थी, टेलीग्राफ की लाइनें आ ही चुकी थी, ठीक है। तो ऐसे समय में हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में जो ब्रिटिश जो आर्मी हुआ करती थी, वो ट्रेन से बहुत जल्दी पहुंच जाती थी, ठीक है। टेलीग्राफ कर दिया, तो टेलीग्राफ करने में पता चला, रिबेलियन ने कहा कि हम जाके दूसरे गांव में बोलो, किसी अपने साथी से कहा जाके दूसरे गांव में बोलो कि हाँ, तैयार रहे, हम सारे लोग आ रहे हैं। तो वो घोड़े से जा रहा है या दौड़ के जा रहा है, और टेलीग्राफ से खट से 1 सेकंड में जो है दूसरी चौकी पर मैसेज पहुंच जाता था। तो जब तक रिवोल्ट करने वाले लोग दूसरे गांव में पहुंचते थे, वहां ऑलरेडी सेना तैयार रहती थी, धाए 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 गोलियां चलनी शुरू हो गई। तो किसी तरह से इन सारे लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दिल्ली को कैप्चर कर लिया, लेकिन कैप्चर करने में जून से लेकर सितंबर तक इनको लगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 4 महीने के बाद दिल्ली पूरी तरह से जो है, आप कह सकते हो रिकैप्चर तो ब्रिटिश ने करनी, लेकिन चाहे रिबेल्स हो और चाहे जो है क्या कहते हैं ब्रिटिश हो, दोनों साइडों में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। चलिए, दिल्ली तो रिप्रेसिव पॉलिसी और बहुत सारे कारणों की वजह से जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके हाथ में आ गई। लेकिन दोस्तों, दिक्कत हो रही थी जो प्लेन मैदान थे, गंगा के मैदान थे, नीचे निचले मैदान थे, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, बरेली, उसके बाद बिहार वाला इलाका, यहाँ पर जो है अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत हुई। क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि द फोर्सेस हैड टू रिकंकर द एरिया, विलेज विलेज बाय विलेज, एक एक विलेज को जीतते हुए आगे बढ़ना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे अवध का हम एग्जांपल लें, अवध में क्या था? अवध में लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ब्रिटिश रियलाइज दैट दे वर नॉट डीलिंग विद mere mutiny but an uprising that had huge popular support। वही चीज कि लोगों को ये लग गया था कि जो है ये अंग्रेज पूरी तरह से हमें बर्बाद कर देंगे, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर देंगे, इसलिए रिवोल्ट हुई। और इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि अब हमें सिर्फ रिवोल्ट करने वालों से लड़ाई नहीं करनी है, इन रिवोल्ट करने वालों को समर्थन किसका प्राप्त है? आम जनता का समर्थन प्राप्त है। क्योंकि अवध में आपने देखा, हम लोगों ने पहले पढ़ा ना, कि जो है अंग्रेजी अधिकारी या आइन और मुल्क लय लीन हो। या आप ये कह सकते हो कि जब नवाब को जो है लखनऊ से बेदखल कर दिया गया था, तो लोग ये कहते थे कि अब शरीर हमारा प्राण विहीन हो गया है, ठीक है, अब हमारे अंदर आत्मा रह नहीं गई, हमारा शरीर बेजान हो चुका, जो हमारी आत्मा नवाब के रूप में थी वो तो जा चुकी है। तो एक जो है क्या कहते हैं, एक लोकल सेंटिमेंट जो है जुड़े हुए थे हर सिपाही के साथ, वो सेंटिमेंट्स से भी ब्रिटिशर्स को लड़ना था। और फाइनली हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भयानक रूप से अपनी पूरी ताकत के बल पर ये जो भी जहां मिलता था उसको मौत के घाट उतार दिया करते थे। और किसी न किसी तरह करके क्या किया, ये रिवोल्ट फाइनली दबा दिया।
और इसमें जो भी मनी लेंडर थे, ठीक है, जो भी जमींदार थे, इन सारे लोगों को कहा गया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे, ब्रिटिशर्स ने बोला, अगर तुम हमारा साथ देते हो तो फिर से तुम्हारे पावर को रिस्टोर कर दिया जाएगा। ताल्लुकदार से कहा गया तुम्हारी पावर को रिस्टोर कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी जमींदार या जो है मनी लैंडर थे जो इनके झांसे में आ गए, और फाइनली इन्होंने जो है ब्रिटिश राज के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम किया। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए कि उन्होंने कहा कि भाई हम अपने देशवासियों के साथ किसी भी तरह की गद्दारी नहीं कर सकते। यहाँ पर आप कई सारे चित्र देख रहे होंगे, इन चित्रों के माध्यम से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरह से ऑपरेसिव पॉलिसीज, ये सिकंदर बाग लखनऊ का चित्र है, और लखनऊ में जो रिवोल्ट हुई उसमें हेनरी लॉरेंस हो गए, उसमें कैंपबेल हो गए, उसमें वुडरम हो गए, इन सारे लोगों ने मिलकर जो है कि तो ओपन फायरिंग की थी इस सिकंदर बाग वाले इलाके पे। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोगों की स्केलेटन बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चित्र ये शो करते हैं कि किस तरह से दमनकारी नीतियां अंग्रेजों ने अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, और आगे हम लोगों का जो है जो नया टॉपिक आता है, वो टॉपिक टोटली पिक्चर्स पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ आपकी किताब में कई सारी पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ रही होंगी, मैं इन पिक्चर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, और वही सारी चीजें आपके किताब में लिखी गई हैं। देखिए, सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स जो दिया गया है, यानी वो सारे अंग्रेजी अधिकारी जिन्होंने जो है क्या कहते हैं रिवोल्ट को पूरी तरह से रिप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया, उन सारे लोगों को, ठीक है, एक महान जो है लोगों के रूप में चित्रों के माध्यम से पेश किया गया। और यहाँ पर एक पेंटिंग दोस्तों दी गई है, और वो पेंटिंग है लखनऊ की पेंटिंग है। अभी हमने सिकंदर बाग को दिखाया जहाँ पर लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी, लेकिन दूसरी पेंटिंग, ठीक है, और इस पेंटिंग को एग्जाम में पूछा जाता है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये सीयूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है वो क्या है? रिलीफ ऑफ लखनऊ में जब 1857 की क्रांति में, ठीक है, लोगों को सिकंदर बाग में इस तरह से उड़ा दिया गया, गोलियों से भून दिया गया, रेजिडेंसी में जो भी लोग थे, ठीक है, उनको बचाने के लिए जब कैम्पबेल, ओट्रम, इन सारे लोगों ने, हेनरी लॉरेंस, इन सारे लोगों ने जो है क्या कहते हैं इकट्ठे इन रिवोल्ट करने वालों पर धावा बोला, तो एक एक करके पूरे रिवोल्ट की जो स्ट्रेटेजी थी वो स्ट्रेटेजी बिखर गई। और फाइनली आप ओट्रम को देख रहे हैं, आप यहाँ पर जो है क्या कहते हैं हेनरी लॉरेंस को देख रहे हैं और कैंपेल को देख रहे हैं, ठीक है। ये सारे लोग मिलकर जो है जश्न मना रहे हैं कि वो वाह वाह, हमने जो है क्या कहते हैं रिवोल्ट को किस तरह से दबा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई इस चित्र के माध्यम से। अच्छा, ये चित्र जो थे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेजिडेंसी बनी हुई है, ये धुआं उठ रहा है, यानी रेजिडेंसी और आसपास के जितने इलाके थे उन इलाकों को अब इन विद्रोह करने वालों से आजाद करा लिया गया था, और लखनऊ में फिर से जो है अंग्रेजी हुकूमत को स्थापित कर दिया गया। और ये जितने भी पेंटिंग हुआ करते थे ये ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में दिखाई जाती थी कि देखो हमारे जो है अंग्रेजी अधिकारी कितनी बहादुरी से बड़े जो है डटकर जो है विद्रोहियों का सामना किया, और फाइनली जीत इन्होंने हासिल की, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। वहीं पर हम ये देखते थे कि इन पेंटिंग्स का को इमोशन के तौर पर भी यूज किया जाता था, इमोशनल करते थे लोगों को। और इसमें इंग्लिश वुमेन हो गई और ब्रिटिश ऑनर की बात कही गई है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटिश राज जो था वो इनविंसिबल था, ऐसा ब्रिटेन के लोग कहा करते थे, इसको कोई हरा नहीं सकता, इसका सूरज कभी अस्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक दूसरी पिक्चर हमें दिखाई पड़ रही है। इस दूसरी पिक्चर में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तो रिवोल्ट करने वाले लोग हैं, अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया गया है, अब उनकी बीवी बच्चे, ठीक है, किस तरह से भूखे प्यासे और जो है हेल्पलेस दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये पिक्चर जब दिखाई जाती थी ब्रिटेन में दोस्तों, ठीक है, तो लोगों को, ये लोग ये कहते थे कि इस तरह से तो नहीं हो सकता, मदद के लिए, इन सारे लोगों की हेल्प के लिए यहाँ से सेना भेजो, आर्मी भेजो। और वहां से जो है ब्रिटेन के लोगों का जो है जवाब रहता था कि किसी भी तरह से ये जो रिवोल्ट हो रहा है इस रिवोल्ट को दबा दिया जाए, और इसके लिए जितने भी कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं, हार्श कदम उठाने पड़ रहे हैं, वो सारे हार्श कदम लिए जाए। तो एक तरह से देखा जाए कि ये पिक्चर दिखाकर लोगों की सहानुभूति ली जाती थी,
भाई सहानुभूति इसलिए ली जाती थी क्योंकि जो है कहीं बहुत सारी ऐसी जगह थी जिसमें ब्रिटिश राज को परास्त होना पड़ा था, हारना पड़ा था, पीछे हटना पड़ा था। तो उनकी उनकी छवि खराब ना हो जाए, इस वजह से ये इमोशनल पिक्चरें भी दिखा दी जाती थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितनी भी पिक्चरें हैं उनको बनाने वाले लोगों को आप जो है जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे इन मेमोरियम, ये जो पेंटिंग बनाई गई है, ये पेंटिंग जोसेफ नील पैटर्न के द्वारा बनाई गई है। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि फला पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और भी दिखाई गई। जब लोगों को ये बताया जाता था कि जो है सिर्फ हम जब अंग्रेजी अधिकारी मर जाते थे तो उनकी जो पत्नियां थी वो भी पूरी तरह से इस जो है रिवोल्ट को अपनी तरीके से दबा देती थी। जैसे इसमें आप देख रहे हैं मिस व्हीलर की जो है एक पेंटिंग बनी हुई है। कानपुर में जितने भी ऐसे सिपाही जो रिवोल्ट कर चुके हैं, जब कानपुर में जो अंग्रेजी अधिकारी हैं वो मर गए हैं, तो किस तरह से मिस व्हीलर ने इन सारे रिवोल्ट करने वाले लोगों से लोहा लिया। ठीक है। तो ये सारी पिक्चरों का के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो ब्रिटेन के लोगों को अपनी तरफ खींच लेना, ब्रिटेन के सेंटिमेंट्स को जो है क्या कहते हैं भारत के अगेंस्ट करना। ठीक है। और ब्रिटेन की संसद से ज्यादा जो है सहायता प्राप्त करना। तो यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से ये दिखाया गया है। और इन सारी पिक्चरों का जो नतीजा निकला ब्रिटेन के लोगों के लिए वो ये निकला कि किसी भी तरह से हमें जो है क्या कहते हैं अपने जितने भी अधिकारी उनको बचाना, उनके बीवी बच्चों को बचाना है और सारी चीजें। इसी तरह से लोगों में, ब्रिटेन के लोगों में विश्वास दिलाने के लिए, ठीक है, अलग अलग पेंटिंग भी बनाई जाती थी जो बहुत कुछ कहती थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जस्टिस, ये पंच के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है जिसमें जो है क्या कहते हैं आप एक वीमेन का को देख रहे हैं जो एक हाथ में तलवार ली हुई है। देखिए ब्रिटेन की जो तलवार होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, हमारे यहाँ जो तलवारें बनती है वो तिरछी बनती है। और ये जो तलवार है, ये तलवार किस चीज का सिंबल है कि ये ब्रिटेन की ताकत है। और यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। जस्टिस कैसे हो रहा है कि रिवोल्ट करने वालों ने तो अंग्रेजी अधिकारी को मार दिया, लेकिन जो न्याय की देवी है वो भी अपना जस्टिस कर रही है इन सारे रिवोल्ट करने वालों को मारकर। आप देख रहे हैं कितना एंग्री फेस इसमें दिखाया गया है, तलवार खींचे हुए, यानी खून का बदला खून, इस टाइप की जो है क्या कहते हैं फीलिंग वाली भी पेंटिंग बनती थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाई गई है। आगे हम बढ़े तो यहाँ पर ये पेंटिंग जो दी गई है, इस पेंटिंग में जो दिखाया गया है, दिस इज द ब्रिटिश लॉयन, दिस लॉयन इज द सिंबल ऑफ ब्रिटेन एंड दिस इज द रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। अब और ये कौन है? ये एक ब्रिटिश अधिकारी की वाइफ। रॉयल बंगाल टाइगर वॉज द सिंबल ऑफ रिबेल्स, ब्रिटिश वाइफ इज द सिंबल ऑफ ब्रिटिश राज, and this is the symbol of the Great Britain, द पावर ऑफ हर हाइनेस। ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से इस लॉयन ने जो जो ब्रिटेन का जो है क्या कहते हैं लॉयन है, उसने रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत का प्रतीक है उसको जो है किस तरह से डरा दिया, किस तरह से उस पर अटैक कर रहा है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर चूंकि ब्रिटिश राज को क्या कर रहा है, दबा रहा है, इसको खत्म कर रहा है। तो फाइनली ब्रिटेन की तरफ से जो है लॉयन भेजा गया और इस लॉयन ने एक साल के बाद हर इलाके में जो रिवोल्ट थी उस रिवोल्ट को दबा दिया। तो दोस्तों इन पिक्चरों का जितना भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ वो मैंने आपको एक कहानी के रूप में बता दिया। तो प्लीज आप इस कहानी को फिर से सुन लीजिएगा और इसी तरह से इस पर क्वेश्चन बनेंगे। ये बताइए कि जो पिक्चर्स थे इनका क्या क्या महत्व था, इनको किस तरह से दर्शाया गया या इनसे आपको क्या सीखने को मिलता है। दूसरी तरफ अंग्रेजी न्यूज, अच्छा, रिवोल्ट हो गया, पिक्चर के माध्यम से तो दिखा दिया गया, लेकिन वास्तव में ये एक हार्श, एक भयानक जो है कि कहते हैं अंग्रेजों का बदला था। कैसे बदला था? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो है ओपन प्लेसेस में जो है छावनियां बनी हुई हैं। और यहाँ छावनियों में क्या किया गया है, यहाँ पर आप धुआं देख रहे हैं, तोप के मुंह से जो है रिवोल्ट करने वालों को बांध दिया जाता था और तोप से उड़ा दिया जाता था। खुले आम ये सारी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं, दूर दराज में बहुत सारे मकान मकान बने हुए हैं। तो जो इंडियंस थे वो देखा करते थे कि ओहो इस तरह से जो है कि कहते हैं एक एक करके बिना किसी जो है दया के ये अंग्रेजी अधिकारी जो हैं वो एक एक करके जो है रिवोल्ट करने वालों को मार दे रहे हैं।
तो इस तरह से भी पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, देखिए सामूहिक रूप से जो है यहाँ पर फांसी दे दी जा रही है ताकि लोगों में आतंक ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है, लोगों के मन में आतंक बैठ जाए, डर बैठ, इस ब्रिटिश ब्रिटिश राज का डर बैठ जाए। ठीक है, और यहाँ पर सीधी सीधी बात यही कही गई है, नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, यानी यहाँ पर जो है क्या कहते, दया है, दया नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। इन सारे जितने भी रिवोल्ट करने वाले लोग हैं, इन सारे लोगों को एक एक करके ऐसी जो है सजा देनी चाहिए ताकि जो इंडिया में जो रिवोल्ट करने वाले लोग हैं उनकी रूह थर्रा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज ये कहा गया कि ये रिवोल्ट को दबाने का जो है टाइम है, ये दया दिखाने का टाइम नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ कार्टून्स के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई कि नहीं नहीं, ब्रिटिश राज जो है क्या कहते बड़े दिल वाला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉर्ड कैनिंग को जो है दिखाया गया है कि ये एक जो है क्या कहते भारतीय सिपाही है, उस पर जो है दया का हाथ रखे हुए है। और इस भारतीय सिपाही के हाथ में क्या हुआ है, क्या है, खून से सनी हुई तलवार और खून से सनी हुई जो है क्या कहते हैं डैगर। तो यहाँ पर कभी कभी जो है कटाक्ष के रूप में भी ये आप कह सकते हो कि इस तरह के पिक्चर्स दिखाए जाते थे। तो और क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई नो टाइम फॉर द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, कैनिंग वॉज द फर्स्ट सीयूटी के लिए वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अंग्रेजों को तो उनके सेंटिमेंट जगाने के लिए तो बड़े सारे जो है पिक्चर बनाई जाती थी, वहीं हमारे यहाँ भी चित्रों के माध्यम से, ठीक है, ये जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे, अब झांसी की रानी हम बड़े सम्मान से जो है नाम लेते हैं। ठीक है, बड़ा मतलब झांसी की रानी कहने पर जो है क्या होता है कि एक जो है क्या कहते हैं बाजू फड़फड़ाने लगते हैं कि हाँ इस तरह की एक वीरांगना जो है हुई थी। यहाँ पर ये नाना साहब है, ये सारे लोग जो है जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए, हमारे यहाँ भी हीरोइक जो है फीलिंग्स दे रहे थे कि भैया ये हमारे देश के हीरो हैं, इन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी है। तो जिस तरह से पिक्चरों के माध्यम से, ठीक है, समाचारों के माध्यम से, अलग अलग जो है माध्यमों से अंग्रेजी हुकूमत सेंटिमेंट्स लोगों के जो है बटोर रही थी, हमारे यहाँ के लोग भी, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं पोएट्स हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं आपके कहानी लिखने वाले हो, इन सारे लोगों ने इन जो है विद्रोह करने वाले, जो अंग्रेजों के लिए विद्रोह करने वाले थे लेकिन हमारे लिए, हमारे देश को आजाद कराने वाले जो है दीवाने थे, उनके लिए लिखना शुरू किया। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से चित्र हमारे यहाँ, और आज भी आप देखिए देशभक्ति की कितनी पिक्चरें बनती हैं इन सारे शहीदों पर, इन सारे वीरों पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी यही सारी चीजें कही गई। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर की। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर खत्म करने के पहले एक नजर हम लोग टाइमलाइन पे मार लेते हैं, और टाइमलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन पे आते हैं, और टाइमलाइन ये है। टाइमलाइन आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक लगा देता हूँ। 1801 सब्सिडी अलायंस, मैंने आपको बताया, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है अवध में जो है इसको यूज किया था, अवध को एनेक्स किया गया था। और फिर 1856 की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के, माल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगा के नवाब वाजिद अली शाह को जो है बाहर कर दिया था। 56 यहाँ पर डेट दी ही गई है। ठीक है, उसके बाद जो डेट आ रही है समरी सेटलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1857 की क्रांति, 10 मई को क्रांति कहाँ शुरू हुई, म्यूटनी में। ये सारे आपके सीयूटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इसमें। 10 मई को मेरठ में, मेरठ छावनी में रिवोल्ट होती है। और ये रिवोल्ट कहाँ, अपने अधिकारियों को मारने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, ये सीधे दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में किसके पास जाते हैं, बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मई को कहाँ पर हुई, लखनऊ में। लखनऊ में कौन था जो है लीडर, वो बेगम हजरत महल। मैं सब फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, हजरत महल। ठीक है, बिजरिस कादिर, ये इनके बेटे थे, इन्होंने लखनऊ में रिवोल्ट को संभाला था। ठीक है, दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खान, जो इनके सेनापति हुआ करते थे।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि म्यूटिनी कहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, चिन्हट पहुंच गई, ये लखनऊ का ही बात कही जा रही है। और लखनऊ में जो है रेजिडेंसी में कौन कौन थे अफसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवलॉक और ओट्रम, लखनऊ और कानपुर, इन दोनों में सेम अधिकारी थे। और कैंपबेल सबसे बड़े अधिकारी माने जाते थे। तो कभी भी पूछा जाए कि लखनऊ या कानपुर में जो ये रिवोल्ट थी इसका दमन किसने किया था, तो अगर कैंपबेल लिखा गया है तो कैंपबेल पे आप पूरी तरह से टिक लगा देंगे। और अगर तीनों के नाम लिखे गए हैं तो तीनों के नाम पर आप टिक लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे कई बार मल्टी ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये सही है कि वो सही है, पहला सही है दूसरा सही है। ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका कि झांसी की रानी की वो कब शहीद हुई, तो 1858 जून में शहीद हुई। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने उनको उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना। जय हिंद।